विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरे पर कल शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ समेत यूपी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के पर्यवेक्षक अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल होंगे। यही नहीं, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। भाजपा की बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर मंथन होगा। यूपी से केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये नेता हैं जो कल दिल्ली में बैठक के लिए मौजूद रहेंगे। इसमें सीएम, साथ ही भाजपा अध्यक्ष और यूपी के पर्यवेक्षक, साथ ही यूपी भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मंत्रिमंडल कैसा होगा नई सरकार का, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। सहयोगियों के कितने विधायकों को किस पद पर रखना है, क्या विभाग देना है, इसे लेकर भी चर्चा संभावित है। तो जहां यूपी में सरकार गठन और मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। कल शाम दिल्ली में नेताओं की ये बड़ी बैठक होगी, जिसमें आलाकमान के अलावा यूपी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में मंत्रिमंडल के चेहरों पर ये मंथन होगा। हालांकि ये मंत्रिमंडल को लेकर कोई पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी बैठकों का दौर जारी रहा है और कल दिल्ली में इन नेताओं की मुलाकात होगी, बैठक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का। अविनाश, एक और बैठक कल प्रस्तावित है और एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में मौजूद होंगे। क्या अहम रहने वाला है इस बैठक में? और देखिए, अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से सियासी समीकरण उभरे हैं उसको लेकर के आज तो बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति काफ़ी बेहतर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिस तरीके से उत्तराखंड में उभरी हुई है। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन उनके कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर के कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी। चूँकि अगर बात करें तो 2017 से लेकर 22 तक जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, उनमें से 10 मंत्री चुनाव हार गए और खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। तो ऐसे में 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं। तो लिहाजा अब जो नया मंत्रिमंडल हो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, जिसमें तमाम सारे जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि 2024 में भी आसानी से जीत दर्ज की जा सके। क्योंकि कल जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उसमें 2024 के लोकसभा चुनाव की भी छाप होगी और यही पूरा मंत्रिमंडल 2024 तक काम करेगा, जिससे कि जनता के बीच में लोकप्रियता हो सके, जनता के बीच में विश्वास हो सके और 2024 में भी अपार जन समर्थन मिल सके। तो इसी को लेकर के कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश संगठन के भाजपा के तमाम सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा अगर बात करें तो संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली में ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे हो सकती है। वहां पे अगर बात करें तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद होंगे, जहां पे उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल को तय किया जाएगा और इसके साथ साथ सरकार की कार्य योजना को भी तय किया जाएगा कि सरकार की जब कैबिनेट बने और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, मंत्रिमंडल की शपथ हो जाए, तो पहली कैबिनेट की बैठक में कौन सा प्रस्ताव पास होना चाहिए, इसको लेकर के भी कल मंत्रणा की जाएगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश सरकार का पॉजिटिव फीडबैक पूरे देश भर में जाए, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो इसको लेकर के कल ये काफ़ी अहम बैठक होगी और पार्टी अब लगातार जितने भी राज्यों में चुनाव जीती है, जहाँ पे जो भी सियासी समीकरण उभरे हैं, उन तमाम सियासी समीकरण के तहत उस पर मंथन कर रही है और शपथ ग्रहण समारोह तमाम सारे राज्यों में अब होली के बाद ही होगा। ऐसे में लिहाजा 19 मार्च को यह भी तय हो चुका है कि पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी। विधायकों के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम के प्रस्ताव रखा जाएगा और तमाम सारे विधायक सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर सहमति जताएंगे और इसके बाद फिर तमाम सारे विधायकों की लिस्ट के साथ राजभवन जाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास करेंगे और सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से कहेंगे कि उनके पास बहुमत है, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाए। तो ये तमाम सारी प्रक्रिया की जाएगी, लेकिन कल दिल्ली में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल पर उसमें मुहर लगेगी, जिसमें कई सारे नए चेहरे होंगे, तो कई सारे पुराने चेहरे को ड्रॉप किया जाएगा, उनको संगठन में फिट करने के लिए भी यहाँ पे मंथन होगा। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
बढ़ते हैं आगे। 19 मार्च को लखनऊ जाएंगे भाजपा के पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ जाएंगे। कल तो बैठक होनी है, लेकिन अमित शाह रघुवर दास का 19 मार्च को लखनऊ जाने का भी कार्यक्रम है। पर्यवेक्षकों के सामने होगी मंत्री विधानमंडल दल की बैठक और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा। बाद में राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का पत्र भी सौंपा जाएगा। तो कल दिल्ली में बैठक होनी है, लेकिन उसके बाद अमित शाह और रघुवर दास भी लखनऊ जाएंगे। ये पर्यवेक्षक के तौर पर चुने गए हैं। सह पर्यवेक्षक होंगे रघुवर दास और पर्यवेक्षक अमित शाह, और भाजपा ने ये 2 पर्यवेक्षक कल ही नियुक्त किए हैं, जिसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि 19 तारीख को ये लखनऊ जाएंगे और वहां पर विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें साफ है कि योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास सरकार बनाने का पत्र सौंपा जाएगा। जिन 5 जिलों में भाजपा का खाता नहीं खुला है, वहां के नेताओं को क्या मौका दिया जाता है, ये भी देखना होगा। मंत्रिमंडल में जातीय क्षेत्रीय स्तर पर कई रणनीतियां भी आगे बनेंगी। वहीं दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक बुलाई गई, जहां बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। पार्टी के शीर्ष नेता और सभी सांसद बैठक में मौजूद हैं। यूपी उत्तराखंड में सरकार को लेकर भी यहां चर्चा संभावित है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अंबेडकर भवन में आज ये कार्यक्रम हुआ है। फिलहाल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और 4 राज्यों में इस भव्य जीत पर उनका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, और जेपी नड्डा को भी पीएम मोदी ने इस दौरान शाबाशी दी। भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और उनकी भी कड़ी मेहनत इन चुनावों में देखने को मिली है, चाहे बात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की हो या फिर गोवा और मणिपुर की। इन राज्यों में भी भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और उसी को लेकर दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। और जब पीएम का स्वागत किया गया तो आप देखिए उसी बड़े हार में जेपी नड्डा को भी शामिल किया गया, क्योंकि बड़ा श्रेय उनकी कड़ी मेहनत को भी जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जेपी नड्डा को मंच पर शाबाशी देते हुए नजर आए। तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस बैठक में पहुंच रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उच्च सदन यानी विधान परिषद के चुनाव की बारी है, जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। 9 अप्रैल को होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च तय की गई है, जबकि 23 मार्च को नामांकन वापस लेने का आखिरी मौका होगा। आपको बता दें कि चुनाव के लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 9 अप्रैल को होने हैं विधान परिषद के चुनाव और उनकी नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो 19 मार्च रहने वाली है। साथ ही 23 मार्च को नामांकन वापस लेने का आखिरी मौका होगा। 15 मतदान केंद्र इसके लिए बाकायदा बनाए गए हैं। 23 मार्च को नामांकन वापस ले सकेंगे तमाम उम्मीदवार। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो आज विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की तारीख है और 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद के चुनाव होने हैं। यूपी में अब एमएलसी के चुनावों की तैयारी हो रही है, जहां विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं और अब तैयारी पार्टियां एमएलसी चुनाव की कर रही हैं। 9 अप्रैल को विधान परिषद के ये चुनाव होने हैं। आज से नॉमिनेशन फाइल की जाएगी और उसके बाद 23 तारीख को आखिरी मौका नाम वापस लेने का होगा। विधानसभा की जंग के बाद एक बार फिर से यूपी में भाजपा और सपा आमने सामने होंगे। इस बार लड़ाई विधान परिषद की सीटों की होनी है, जहां अखिलेश के पास एक बार फिर से जीतने का मौका होगा। इस बार अखिलेश बाजी पलटते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यूपी की लड़ाई अब उच्च सदन पर आई। भाजपा ने लगाया जीत का चौका, अखिलेश के पास आखिरी मौका। 22 के दंगल का दांव नंबर 36। भाजपा ने विधानसभा की जंग भले जीत ली हो, लेकिन अब उच्च सदन पर किसका वर्चस्व होगा, इसकी लड़ाई शुरू हो गई है, जिसे जीतने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि भाजपा ने जहां जीत का चौका लगाया है, वहीं लगातार हार रहे अखिलेश यादव के पास ये आखिरी मौका है। अखिलेश यादव की नजर ज्यादा से ज्यादा एमएलसी जिताकर उच्च सदन में अपना दबदबा कायम करने की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को विधान परिषद की 36 सीट के लिए मतदान होना है। ये मतदान 2 चरणों में होगा और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे।
जिसके लिए 15 मार्च से नामांकन शुरू हो जाएगा। मौजूदा समय में विधान परिषद में सपा का बहुमत है। परिषद के 48 सीटें सपा के पास हैं, जबकि भाजपा के पास 36 सीटें हैं। हालांकि सपा के 8 एमएलसी अब भाजपा में जा चुके हैं, वहीं बसपा का जो 1 एमएलसी था वो भी भाजपा में जा चुका है। ऐसे में भाजपा की नजर उच्च सदन में अपने बहुमत को मजबूत करने पर है। वैसे यूपी में जिसकी सत्ता उसका उच्च सदन वाली कहावत रही है। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में सपा 36 में से 24 सीटें जीती थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी तो 36 में से 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर दिया था। इसके बाद 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार में चुनाव हुए तो सपा ने 31 सीटें जीत ली थी। इनमें से 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी हुई थी। यही वजह है कि भाजपा का दावा इस लड़ाई में मजबूत माना जा रहा है। लेकिन अखिलेश कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, जिसके लिए एमएलसी पद के दावेदारों का इंटरव्यू लेना भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कई एमएलसी भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब की बार कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, तो कुछ एमएलसी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। वहीं एमएलसी के दावेदार भी टिकट पाने की कोशिश में जुट गए हैं। और मैंने स्थानीय एमएलसी का चुनाव के लिए आवेदन भी किया था। आज अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात हम लोगों ने की है। मुलाकात में उनका जो आदेश निर्देश हुआ उसका पालन किया जाएगा। क्या इंटरव्यू में पूछा गया? इंटरव्यू में यही पूछा गया कि चुनाव लड़ना है और आप लोग लड़ने में सक्षम है। तो जितने लोग आवेदक थे लगभग सभी लोग लड़ने में सक्षम है। जो नेता का आदेश होगा उसका पालन किया। पहले कभी आपने एमएलसी का चुनाव लड़ा है? कभी नहीं लड़ा। पहली बार? जी जी। अच्छा, आप कहाँ से मेरा नाम ब्रजेश सिंह बैचलर है। मैं मुलायम सिंह ब्रिगेड में राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा भी आवेदन अयोध्या अम्बेडकर नगर से था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज इस विषय मीटिंग बुलाई थी। सारे लोगों से मिले, सबने अपने विचार रखे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी चुनेंगे, जो भी उनका आदेश दिशा निर्देश होगा, जिसको भी टिकट देंगे, हम सभी प्रत्याशी मिलकर उसको चुनाव धन बल जनबल सबसे लड़ाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार भाजपा को चुनौती दे पाएगी या फिर भाजपा एक और जीत से उच्च सदन का इतिहास दोहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बड़ी खबर मिल रही है। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आशीष मिश्रा की जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ इस पर सुनवाई करेगी। आज आशीष मिश्रा जमानत के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई होनी है, जहां लखीमपुर कांड में जमानत पर रिहा हो चुके मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बाद अब मामले के दूसरे आरोपी भी जमानत के लिए कोर्ट पहुंचने की कोशिश में हैं, जिसे लेकर अब ये याचिका दायर की गई है। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जहां मौत को मात देने के लिए एक डॉक्टर ने यमराज से दो हाथ किए। जिंदगी की इस जंग में एक डॉक्टर ने उस योद्धा की भूमिका निभाई जिसने 180 सेकंड के अंदर मौत को मात दे दी और जिंदगी को जिता दिया। अस्पताल का बिस्तर और एक नवजात, शरीर शिथिल पड़ चुका है और थम चुकी सांस। महिला डॉक्टर लगातार उस नवजात बच्ची में जान फूंकने का काम कर रही है। सुन्न पड़ चुके शरीर में जान डालने की कोशिश और हर कोई उम्मीद में कि काश बच्ची बच जाए। कभी महिला डॉक्टर अपने मुंह से बच्ची में जान डालने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश लगातार जारी है। जब महिला डॉक्टर सांस फूंकते फूंकते थक जाती है तो नवजात की शिथिल पड़े शरीर को उल्टा कर देती है और थपकी देने लगती है, लेकिन बच्ची कोई हरकत नहीं कर रही है। बस जारी है दुआओं का दौर। आगरा के एतमादपुर से आई इस वीडियो ने सबको चौंका कर रख दिया है, क्योंकि काफी देर तक बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जाती रही और कोशिश विफल होने के बाद भी महिला डॉक्टर ने हार नहीं मानी। इस वीडियो को गौर से देखते जाइए, क्योंकि पलक झपकी और कुदरत के करिश्मे को देखने से आप चूक जाएंगे। वजह साफ है कि प्रसव के बाद बच्ची की जब धड़कनें जांची गई थी, उस वक्त पता चला था कि बच्ची निर्जीव है, यानी सांसें थम चुकी हैं।
और फिर महिला डॉक्टर ने शुरू किया मिशन जीवन। कभी मुंह से सांस फूंककर जान डालने की कोशिश, कभी बच्ची के पीठ पर थपकी और रिगड़ते हुए जिंदगी वापस लाने की जद्दोजहद। लेकिन सवाल यही कि क्या बच्ची बच पाएगी? जान बचाने की कोशिश अगले 3 मिनट तक जारी रहती है और फिर होता है एक करिश्मा। बच्ची के हाथ पांव चलने लगते हैं। बच्ची को हरकत करता देख वहां मुरझाए हुए चेहरे खिल उठते हैं और एक जिंदगी मौत को मात देकर वापस लौट आती है और वहीं हो जाता है उसका नामकरण वीरांगना। कुदरत के करिश्मे की ये वीडियो आगरा के एतमादपुर की है, जहां खुशबू नाम की महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जब प्रसव हुआ तो बच्ची निर्जीव थी, लेकिन सीएचसी में तैनात महिला डॉक्टर सुरेखा चौधरी ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिशों से बच्ची को मौत के मुंह से वापस ले आई। इसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कहते हैं। ये बच्ची की माँ है और ये बेबी है और ये इनके साथ जो है वो आशा है। तो बच्चे को प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से बच्चे में सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो पहले हमारी सिस्टर जो थी अनीता सिस्टर, उन्होंने बहुत कोशिश करके अम्बू बैग से और ऑक्सीजन दे के बच्चे को सांस लाने की कोशिश की थी, पर वो सारी चीज़ें जब काम नहीं करी तो उसके बाद हमने उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कम से कम 7 मिनट देने के बाद फिर बच्चे ने सांस ली और फर्स्ट ट्राई लिया। तो उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई इन सब चीज़ों को करने के बाद। डॉक्टर सुरेखा की इस मेहनत की हर कोई तारीफ कर रहा है, जहां एक डॉक्टर ने वाकई अपने काम से साबित कर दिया कि वो धरती के भगवान है। एक मृत शरीर में जान भरकर अपनी उस शपथ को जीवंत कर दिया जो डॉक्टर की डिग्री लेते वक्त हर डॉक्टर लेता है। लेकिन साथ ही कुदरत के इस करिश्मे पर हर कोई हैरान भी है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट।